नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केजरीवाल को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल, चुनाव से पहले आपका सफाया। भारत में कोरोना के 1150 नए मामले सामने, 24 घंटे में 83 लोगों ने तोड़ा दम। दक्षिणी कश्मीर में 2 जगह आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर जारी, अनंतनाग में लश्कर कमांडर का एक आतंकवादी ढेर। ऊंचा नरसंहार के बाद एक्शन में यूरोपीय यूनियन, रूस पर लगाई कई और कड़े प्रतिबंध। दिल्ली के आनंद पर्वत की फैक्ट्री और आजाद मार्केट की दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के हिमाचल प्रदेश में रोड शो के 2 दिनों के बाद ही पार्टी के बड़े नेताओं ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। राजनीतिक जानकार इसे एक तरह से चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में सफाया बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह को अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास उनकी अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में देर रात शामिल कराया। बीजेपी के नेता और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में इससे हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और महामंत्री बीजेपी में शामिल होने को हिमाचल प्रदेश में ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और संगठन मंत्री सतीश ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन में ही दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को कानों कान खबर तक नहीं हुई और उनकी पार्टी में इतनी बड़ी फूट होने जा रही है, इसकी उन्हें कतई भी भनक नहीं मिली। चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये तब हुआ जब गुरुवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हार के डर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बदलकर अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने का बयान दिया था। इसके बदले में जयराम ठाकुर ने मनीष सिसोदिया को झूठा करार दिया था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1150 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 83 लोगों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या जो है 11,365 है और 83 मौतों के साथ ही भारत में मृतकों का आंकड़ा भी है 5,21,656 पर पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का 0.3% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 वसूली दर 98.76% है। एक दिन में कोविड-19 के 1150 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,34,217 हो गई है, जबकि एक्टिव कोरोना केस में 24 घंटे की अवधि में 147 मामलों की कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार डेली पॉजिटिविटी रेट 0.24% और वीकली पॉजिटिविटी रेट जो है 0.23% दर्ज किया गया है। दूसरी ओर देश में जहां एक और कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना के पॉजिटिविटी रेट और मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। ये राज्य केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा है। इन 5 राज्यों में कोरोना के पहले से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी लिखकर दोहराया है कि वो तुरंत कोरोना की लड़ाई में टेंट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण और कोविड व्यवहार की निगरानी रखें। दक्षिणी कश्मीर में 2 जगह आतंकियों और सुरक्षा बलों की बीच जो है एनकाउंटर जारी है। पहला एनकाउंटर अनंतनाग के सिरहमा में चल रहा है, जिसमें एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। दूसरा एनकाउंटर कुलगांव जिले के हाजीपोरा के दमहल में चल रहा है, जहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दक्षिणी कश्मीर के कई हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस बीच कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने कहा है कि अनंतनाग के सिरहमा एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर निसार डार को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी दहशत फैलाने की कोशिश करते रहे हैं, जिसका सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देते हैं। पिछले दिनों बुधवार को पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों अंसार गजबतुल हिंद और लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की पहचान अंसार गवलतुल हिंद और सफत मुजफ्फर सोफी उर्फ मुआविया लश्करे उर्फ तेली उर्फ तन्हा के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों इस साल शुरुआत में श्रीनगर के खोनमोह इलाके में एक सरपंच की हत्या में शामिल थे। यूरोपीय यूनियन ने शुक्रवार को रूस और बेलारूस पर नए सिरे से कई और प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह कार्रवाई रूस द्वारा यूक्रेन में किए जा रहे युद्ध की वजह से की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर तेज हमले कर रहा है और आम लोगों को अपना निशाना बना रहा है। हाल ही में बूचा में रूसी सैनिकों पर नरसंहार का आरोप लगा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ शुक्रवार को आर्थिक और व्यक्तिगत प्रतिबंधों की 5वीं सूची जारी कर दी। 5वें राउंड की इस बैन में रूसी अर्थव्यवस्थाओं के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के साथ साथ यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापारिक संबंध थे उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा नए प्रतिबंधों में रूसी और बेलारूस के सड़क परिवहन वाहनों को यूरोपीय संघ में आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। हालांकि कुछ अपवादों में वाहन आ जा सकेंगे। वाहन में अगर गेहूं, मेडिसिन, चिकित्सा, कृषि और खाद्य उत्पाद जैसे सामान होंगे तो उनकी आवाजाही नहीं रोकी जाएगी। इस बार प्रतिबंधित में रूस में जेट ईंधन, क्वांटम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और संवेदनशील मशीन, परिवहन उपकरण, लकड़ी, सीमेंट, उर्वरक जैसे प्रोडक्ट के आयात को भी शामिल किया गया है। नए प्रतिबंधों के तहत रूस को काफी नुकसान पहुंच सकता है। अगर आंकड़ों के हिसाब से इसके अनुपात को देखें तो निर्यात और आयात पर प्रतिबंध के बाद होने वाला असर जो है वो 10 अरब यूरो यानी कि 5.5 अरब यूरो का है। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह 2 जगह पर भीषण आग लगी है। एक घटना आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया की है, जबकि दूसरी आग का हादसा आजाद मार्केट में हुआ है। इस आग के हादसे में 6 दमकल कर्मी भी घायल हुए हैं। इन घायलों को 6 BL कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दौरान दमकल विभाग के 6 कर्मी घायल हो गए। इसके अलावा दिल्ली के आजाद बाजार इलाके में शनिवार सुबह 5 बजे दुकानों में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कम से कम 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को लेकर दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा है कि आग इलाके की 3 इमारतों में फैली हुई थी और अब उस पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के आजाद मार्केट में लगी आग को लेकर दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने कहा है कि दुकानों में आज लगी आग पर दमकल की 20 गाड़ियों ने मदद से काबू पाया गया है। आग 3 इमारतों में फैली हुई थी। आजाद मार्केट में लगी आग के पीछे की वजह भी सामने आई है। अग्निशमन अभियान के दौरान सिलेंडर फटने से 5 लोग मामूली रूप से भी घायल हुए। सभी घायल सुरक्षित और स्थिर हैं। आपदा प्रबंधन टीमों को आग लगने वाली जगह पर एक ढह गई इमारत के मलबे को हटाने के लिए भी बुलाया गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केजरीवाल को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल। चुनाव से पहले आपका सफाया। भारत में कोरोना के 1150 नए मामले सामने, 24 घंटे में 83 लोगों ने तोड़ा दम। दक्षिणी कश्मीर में 2 जगह आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर जारी। अनंतनाग में लश्कर कमांडर का एक आतंकवादी ढेर। बूचा नरसंहार के बाद एक्शन में यूरोपीय यूनियन, रूस पर लगाई कई और कड़े प्रतिबंध। दिल्ली के आनंद पर्वत की फैक्ट्री और आजाद मार्केट की दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर है आपका, रुक करते हैं आगे की खबरों पर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 2003 की हत्या के एक मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बरी किए जाने के खिलाफ एक सरकारी अपील पर अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर गुरुवार को आदेश पारित किया, जिसने 2003 में मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने तर्क देते हुए कहा कि मिश्रा को हत्याकांड में बरी करने के खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी, जबकि वादी की ओर से भी बरी करने के आदेश को रिवीजन दाखिल कर चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने 22 नवंबर 2013 को अपील कर शीघ्र सुनवाई का आदेश जारी किया था। अपील पर पीठ ने 12 मार्च 2018 को सुनवाई पूरी करके आदेश सुरक्षित कर लिया था, लेकिन बाद में बिना सुनवाई पीठ ने अपील को वापस सुनवाई के लिए लगा दिया, जिसके बाद भी अभी इस अपील पर फैसला नहीं हो सका।
अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी, अन्य का नाम लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना में दर्ज प्राथमिकी में 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता की हत्या के मामले में दर्ज किया गया था, जिसकी 2003 में तिकुनिया इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने को लेकर बेहद गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पिपरी में बन रहे प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की समीक्षा की और इस दौरान मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण न होने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। सीएम ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि 2 माह में मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण न होने और निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति न दिखने पर कॉन्ट्रैक्टर व जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेट लतीफी और माफियागिरी और अराजकता का रूप ले या फिर ऐसे लोग कोर्ट जाकर दबाव बनाने लगे, इससे पहले सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। आयुष विश्वविद्यालय पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने पूरे परिसर पर निगाह दौड़ाई। इस दौरान मिट्टी भराई का कार्य अधूरा देख उन्होंने सख्त रुख अपना लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि मिट्टी भराई का जो काम अब तक पूरा किया जाना चाहिए था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो बरसात में काम आगे कैसे बढ़ेगा। 15 जून के बाद बरसात शुरू होते ही यहाँ पानी भर जाएगा, ऐसे में समय पर यह परियोजना कैसे पूरी होगी। सीएम के तेवर देख कार्यदायी और संस्था के अधिकारी व कॉन्ट्रैक्टर सट्टे में आ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि मई के अंत तक हर हाल में मिट्टी भराई का काम पूरा कर लिया जाएगा। सीएम योगी के यह पूछने पर कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने कहा है कि अगले साल अगस्त तक जो काम है वो पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कल 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह है कि समय रहते बम निरोधक दस्ता ने सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मौके पर डॉग स्क्वाड टीम, जीआरपीएफ, आरपीएफ व एटीएस के अधिकारियों के साथ बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। पूरा मामला बाराबंकी के लखनऊ बाराबंकी सीमा से सटे सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक का है, जहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में एक बैग के अंदर 5 जिंदा बम मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर सीओ सिटी कोतवाली नगर और सतरिक पुलिस अलर्ट हुई। आनन फानन बहे मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बुलाया गया और मौके पर एटीएस टीम भी सक्रिय हुई। 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बम निरोधक दस्ता के जवानों ने मिले 5 डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया है। बम डिस्पोज करने के दौरान ब्लास्ट की आवाज आई। बम निरोधक दस्ता के लोगों का कहना है कि डिस्पोज करने के दौरान आवाज आई थी। फिलहाल बड़ी घटना होने से टल गई है और मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक मामले की जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार देर रात हैक हो गया। हैकर्स ने सीएमओ के हैंडल की डीपी और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदलने के साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करके कई सारे ट्वीट भी कर डाले। जानकारी के अनुसार सीएम का यह अकाउंट करीब 12:30 बजे के आसपास हैक कर लिया गया। यह गड़बड़ी करीब 40 मिनट तक ऐसी ही बनी रही और 1:10 पर अकाउंट फिर से रिस्टोर होना शुरू हुआ। हालांकि रिस्टोर हो जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। देर रात सीएमओ यूपी के अकाउंट को हैक किए जाने के बाद सबसे पहले तो प्रोफाइल में लगी तस्वीर को बदल दिया गया। इसके बाद व्यूबेजर नाम की ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट को जिम फॉर्मेट में शेयर किया गया। इन स्क्रीनशॉट वाले ट्विटर को प्रोफाइल में पिन ट्वीट भी किया गया ताकि ये सबसे ऊपर दिखाई दे। यहां तक कि प्रोफाइल के पीछे लगी तस्वीर या बैनर को भी बदल लिया गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ विजिलेंस की ओर से दर्ज केस की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही सैनी की गिरफ्तारी पर 26 अप्रैल तक रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की मोहलत भी दी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सैनी की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें इन केसों में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि वह अपनी मांग ट्रायल कोर्ट में रख सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सैनी को आदेश दिया है कि वह सभी केसों की जांच में शामिल होंगे। सैनी ने पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब सरकार उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाना चाहती है और यह सब आगामी विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए ही किया जा रहा है।
जिस पर हाई कोर्ट ने पिछले साल 10 सितंबर को आदेश देते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव तक किसी भी मामले में सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कैसे किसी आरोपी को भविष्य में दर्ज होने वाले केसों के लिए अभी भी राहत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया कि इस केस की सुनवाई या तो वे खुद करें या किसी अन्य बेंच को रेफर कर दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब इस केस की सुनवाई जस्टिस अवनीश झिंगन ने शुरू की थी और अब याचिका का निपटारा कर दिया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केजरीवाल को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल, चुनाव से पहले आपका सफाया। भारत में कोरोना के 1150 नए मामले सामने, 24 घंटे में 83 लोगों ने तोड़ा दम। दक्षिणी कश्मीर में 2 जगह आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर जारी, अनंतनाग में लश्कर कमांडर का एक आतंकवादी ढेर। ऊंचा नरसंहार के बाद एक्शन में यूरोपीय यूनियन, रूस पर लगाई कई और कड़े प्रतिबंध। दिल्ली के आनंद पर्वत की फैक्ट्री और आजाद मार्केट की दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को गैंगस्टरों का पूरी तरह से सफाया करने का निर्देश दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि एजीटीएफ को जरूरी मानवीय संसाधन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाहन और जरूरी फंड के साथ सशक्त किया जाएगा। गैंगस्टरों पर लगाम कसने के मकसद से मुख्यमंत्री मान ने 4 दिन पहले एजीटीएफ के गठन का ऐलान किया था। पंजाब पुलिस के डीजीपीएफ प्रमोद बान को एजीटीएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया। उधर सीएम भगवंत मान ने सभी कर्मचारी और सरकारी दफ्तरों में लोगों को मोबाइल ले जाने की अनुमति भी दी है। शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी बीके भावरा के नेतृत्व में नवगठित एजीटीएफ टीम के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए भगवंत मान ने राज्य से गैंगस्टर खात्मे के लिए सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह बिना किसी डर या पक्षपात के पूरी ईमानदारी और पेशेवर तरीके से अपनी ड्यूटी निभाएं। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए वेणु प्रसाद भी मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली में 41.6 डिग्री सेल्सियस के साथ शुक्रवार का दिन बीते 10 वर्षों में सबसे गर्म रहा है और साथ ही इस सीजन का सबसे अधिक पारा रहा है। इससे पहले 2012 में 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के अमूमन सभी मानक केंद्रों पर गंभीर स्तर की लू दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए गंभीर स्तर की लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही लोगों से बेवजह धूप में निकलने से बचने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 7 अधिक यानी कि 41.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सुबह से ही सूरज के तेवर तल्ख रहे और दिन भर गर्म हवाओं का दौर चलता रहा, जिसके वजह से लोग परेशान दिखे। घरों से बाहर निकलते लोगों ने सूरज की तपिश से बचने के लिए पेय पदार्थों से लेकर छांव तक का सहारा लिया। शाम 5 बजे तक चिलचिलाती धूप की चुभन लोगों को महसूस होती रही। बीते 24 घंटे में हवा के नमी का स्तर जो है 14 से 67% रहा। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर के घर चोरों ने सेंध लगा दी है। चोर ने उनके घर से 1.41 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और नकदी चुरा कर ले गए। सोनम कपूर ने ददिया सास से तुगलक रोड थाने में इसकी शिकायत दर्ज की है। तुगलक रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। मामला चूंकि बेहद हाई प्रोफाइल था तो नई दिल्ली जिले की वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन कर दिया है। घर में 25 नौकर, 9 केयर टेकर के अलावा चालक और माली व अन्य कर्मचारी भी काम करते हैं। सभी से पूछताछ चल रही है। क्राइम टीम के अलावा एफएसएल की टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है। फिलहाल आरोपियों का कोई भी सुराग नहीं लगा है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस ने मामले को दबाया हुआ था। मामला अभी संज्ञान में आया है। नई दिल्ली जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सोनम कपूर का ससुराल
22 अमृता शेरगिल मार्ग पर है। यहाँ पर उनकी ददिया सास सरला आहूजा बेटे हरीश आहूजा व बहू प्रिया आहूजा के साथ रहती हैं। सरला आहूजा मैनेजर रितेश गौरा के साथ 23 फरवरी को तुगलक रोड थाने पहुंची और उन्होंने शिकायत दी कि उनके कमरे की अलमारी से 1.40 लाख रुपए की ज्वेलरी व 1 लाख रुपए नगद चोरी हो गए हैं। उन्होंने 11 फरवरी को अलमारी चेक किया था तो उसमें ज्वेलरी और नकदी गायब थी। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। दिल्ली सरकार ने रोजगार बजट को धरातल पर उतारने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को रोजगार बजट में की गई घोषणाओं को हकीकत में तब्दील करने को लेकर सभी मंत्रियों और सभी विभागों के अधिकारियों को पूरी गंभीरता से लक्ष्य और समय सीमा के अंदर काम करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने कहा कि इस बजट में अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ऐसा काम देश में पहली बार हो रहा है। दरअसल आज देश के सामने बड़ी चुनौती रोजगार की है और दिल्ली सरकार का बजट जो है प्रस्तुत होने के बाद पूरा देश उसकी ओर उसी तरह से देख रहा है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी व्यवस्था को लेकर दिल्ली की तरफ देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार ऐसे ही रोजगार का समाधान भी देगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी विभाग प्रमुखों को समय सीमा के अंदर अपने विभाग में तेजी से फाइलिंग की प्रोसेसिंग और निर्णय लेना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर आज नेशनल असेंबली में मतदान होना है और इससे पहले उन्होंने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए मेरा संदेश है कि मैं आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए हमेशा लड़ता रहूं और लड़ता रहूंगा। दरअसल देश में जारी सियासी घमासान के बीच इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने संसद की कार्रवाई को गलत बताते हुए आदेश दिया था कि इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना ही होगा। पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि पीटीआई में राष्ट्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं में अपने विधायकों के इस्तीफे पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि इमरान खान के नेशनल असेंबली में शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के वक्त हारने की आशंका है। उधर विपक्ष ने देश भर में रैलियां करने की योजना बनाई है। विपक्ष इस्लामाबाद में साझा रैली भी निकाल सकता है। माना जा रहा है कि इसे नवाज शरीफ लंदन से वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। केजरीवाल प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल। चुनाव से पहले आपका सफाया। भारत में कोरोना के 1150 नए मामले सामने। 24 घंटे में 83 लोगों ने तोड़ा दम। दक्षिणी कश्मीर में 2 जगह आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर जारी। अनंतनाग में लश्कर कमांडर का एक आतंकवादी ढेर। ऊंचा नरसंहार के बाद एक्शन में यूरोपीय यूनियन। रूस पर लगाई कई और कड़े प्रतिबंध। दिल्ली के आनंद पर्वत की फैक्ट्री और आजाद मार्केट की दुकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची।